हेलो एवरीवन, आज हम लोग को देखना था असाइनमेंट नंबर 9। अब अगर हम असाइनमेंट नंबर 9 की बात करें तो इसमें हम लोगों को क्या स्टडी करना है। लेकिन अभी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले इस टॉपिक को पहले समझना चाहेंगे, व्हाट इज कॉस्ट सेंटर। तो पहले कॉस्ट सेंटर को पहले स्टडी कर ले, उसके बाद क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है ना। और साथ ही साथ हम लोग किसको समझ ले, BRS बैंक रिकन्सिलिएशन को भी समझ ले। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं किस पे, कॉस्ट सेंटर पे। तो अगर हम लोग बात करें व्हाट इज कॉस्ट सेंटर होता क्या है। टू एलोकेट रेवेन्यू एंड नॉन रेवेन्यू आइटम वी यूज कॉस्ट सेंटर। किसी भी रेवेन्यू आइटम को या नॉन रेवेन्यू आइटम को एलोकेट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम लोग कॉस्ट सेंटर का यूज करते हैं। अब सवाल उठता है, सर रेवेन्यू आइटम क्या होता है। तो रेवेन्यू आइटम अगर समझना है तो रेवेन्यू का मतलब क्या, तो यहाँ पे समझाया है। रेवेन्यू आइटम का मतलब होता है कि आइटम शोन इन PL अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या दिखाते हो, एक्सपेंस और इनकम, है ना। तो यहाँ पे ध्यान रहे, कॉस्ट की बात कर रहा है कॉस्ट सेंटर। तो कॉस्ट कहाँ आती है, एक्सपेंस करते समय कि इनकम करते समय, एक्सपेंस करते समय। यानी एक्सपेंसेस को एलोकेट करने के लिए हम लोग यूज करने वाले हैं किसको, कॉस्ट सेंटर को। दूसरा नॉन रेवेन्यू आइटम। नॉन रेवेन्यू आइटम में भी क्या होती है, कॉस्ट उठती है। जस्ट लाइक आइटम शोन इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कौन सी ऐसी चीज है जहां कॉस्ट उठती है, लाइबिलिटी क्रिएट करते समय कि एसेट क्रिएट करते समय। जैसे एसेट, तुम अगर मशीन खरीदोगे तो कॉस्ट आएगी, फर्नीचर खरीदोगे तो कॉस्ट आएगी। फर्नीचर क्या है, मशीन क्या है, एसेट है। समझ रहे। तो जब हम रेवेन्यू आइटम की बात कर रहे हैं इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्सपेंसेस की। जब नॉन रेवेन्यू की बात कर रहे हैं इसका मतलब किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग एसेट की बात कर रहे हैं। ठीक है। इन सबको एलोकेट का, एलोकेट बार बार सर आप यूज कर रहे हैं। एलोकेट का मतलब क्या होता है, एलोकेट का मतलब होता है दिखाना। अब कहाँ पे दिखाना है खर्चे को, इसको आपको डिसाइड करना पड़ता है। दूसरे लहजे में हम कह सकते हैं क्या, कॉस्ट सेंटर का मतलब क्या होता है, टू कैलकुलेट द कॉस्ट वी यूज कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कॉस्ट सेंटर का। ठीक है। अब इस एग्जाम्पल को, इसको हम समझेंगे एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू। ये एग्जाम्पल क्या है, जरा समझिएगा। जैसे अगर आप सपोज करिए आपकी एक क्या है, शुगर फैक्ट्री है। अगर आप शुगर फैक्ट्री है आपकी, तो जाहिर सी बात है शुगर फैक्ट्री में कई प्रोसेस होते होंगे, तब जा करके शुगर तैयार होता है। तो अगर हम फर्स्ट प्रोसेस की बात करें तो फर्स्ट प्रोसेस क्या होता है, फर्स्ट प्रोसेस होता है हम शुगर केन से उसका जूस निकालते हैं। सही है कि नहीं सही है। तो ये पहला प्रोसेस हुआ, सही है। सेकेंड प्रोसेस ध्यान से समझना, फिर हम लोग जूस से क्या तैयार करते हैं, जूस से तैयार करते हैं टू मोलासेस। ओके, मोलासेस तैयार करते हैं। इसके बाद थर्ड प्रोसेस क्या होता है, मोलासेस मतलब क्या हुआ, वही सीरा। अब फिर क्या करते हैं, मोलासेस से क्या करते हैं हम लोग, टू क्रिस्टलाइजेशन। फिर इसके बाद क्रिस्टलाइजेशन होता है मोलासेस से। फिर क्रिस्टलाइजेशन जब हो जाता है देन जा करके हम लोग प्रोसेस करते हैं क्या, दैट मीन्स हम लोग प्रोसेस करते हैं शुगर में कन्वर्ट करने का। बात सबको समझ में आई कि नहीं आई। तो क्रिस्टलाइजेशन से हम लोग शुगर, तो ये 4 प्रोसेस हुए। आपको पता है हर प्रोसेस करने पे वहाँ मजदूर लगते हैं, वहाँ हो सकता है कुछ केमिकल मशीन यूज हो रही है, जो भी मशीन का डेप्रिसिएशन भी आता है, मजदूरों का खर्चा भी आता है, कुछ केमिकल यूज करे तो केमिकल की कॉस्ट आती है। बात समझे कि नहीं समझे। तो हर जगह अगर हमें निकालना है कि शुगर की टोटल कॉस्ट कितनी है, अगर हम शुगर फैक्ट्री है तो हमें जानकारी चाहिए। हमें क्या जानकारी चाहिए कि भैया शुगर की कॉस्ट, कॉस्ट क्या है। तो शुगर कॉस्ट जानना है कि नहीं जानना है। तो शुगर कॉस्ट को जानने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, हमें हर प्रोसेस की कॉस्ट को हमें चेक करना पड़ेगा कि हर प्रोसेस पे कॉस्ट कितना उठ रहा है। सपोज करते हैं शुगर केन से जूस निकालने में करीबन कितने लग जाते हैं, सपोज 8 रुपए। कितना लग जा रहा है, 8 रुपए। मोलासेस तैयार करने में सपोज करते हैं कितना, 5 रुपए लग रहा है। सही है, जोड़ते जाइएगा। इसके बाद मोलासेस से क्रिस्टलाइजेशन करने में कम से कम कितना लग रहा है, 6 रुपए। सही है। फिर शुगर में कन्वर्ट करने में लग रहा है सपोज करो 3 रुपए। बात समझे। अब बताओ शुगर की जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी है, तो 22 रुपीज ये कॉस्ट है। नहीं समझे। अब सॉल्व तो सर कॉस्ट सेंटर बताइए क्या है। सर दिस फर्स्ट प्रोसेस इज अ कॉस्ट सेंटर, दिस सेकेंड प्रोसेस इज अ कॉस्ट सेंटर, दिस थर्ड प्रोसेस इज अ कॉस्ट सेंटर, फोर्थ प्रोसेस इज अ कॉस्ट सेंटर। सर हाउ, क्योंकि हर प्रोसेस पे कॉस्ट उठ रही है। पहले प्रोसेस को करने में 8 रुपए कॉस्ट उठती है। तो दिस डिपार्टमेंट,
जो भी आपका प्रोडक्शन की जो प्लेस होगी जहाँ पे शुगर केन से जूस निकाला जा रहा है, इस प्लेस को हम क्या बोलेंगे? कॉस्ट सेंटर। क्या बोलेंगे? यानी यहाँ पे हर एक प्रोसेस को आप कॉस्ट सेंटर बोलो। फर्स्ट प्रोसेस इज द कॉस्ट सेंटर, सेकंड प्रोसेस इज द कॉस्ट सेंटर, थर्ड प्रोसेस इज द कॉस्ट सेंटर, फोर्थ प्रोसेस इज द कॉस्ट सेंटर। हर प्रोसेस में कुछ ना कुछ कॉस्ट उठती है। अब सारे कॉस्ट, जब प्रोसेस की कॉस्ट को जब तुम एक्यूमुलेट करते हो, जब सारे प्रोसेस की कॉस्ट को जोड़ते हो, तब क्या आता है? टोटल कॉस्ट पता चलता है। इसीलिए देखो यहाँ डेफिनेशन लिखी है, रियल डेफिनेशन कॉस्ट सेंटर की यही है, टू कैलकुलेट द कॉस्ट। हम कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए वी यूज कॉस्ट सेंटर। जब हम ये 4 कॉस्ट सेंटर बांटे हैं तब जाके तो हमें टोटल कॉस्ट पता चल रही है। बात समझे कि नहीं समझे? तो मेरे ख्याल से कुछ हद तक क्लियर हुआ कॉस्ट सेंटर क्या होता है। कॉस्ट सेंटर जहाँ पे कॉस्ट उठ रही है। सही है। मेरे पास पता है 3 सेल्समैन है, तीनों सेल्समैन क्या करते? तीनों सेल्समैन मेरे गुड्स की सेलिंग करते। अब तीनों सेल्समैन के ऊपर मेरा कुछ ना कुछ खर्चा आ रहा होगा ना, तो वो तीनों सेल्समैन भी मेरे क्या है? कॉस्ट सेंटर है। क्या है? तो सेल्समैन मेरे कॉस्ट सेंटर। जहाँ पे भी खर्चा हो रहा है, जहाँ पे भी खर्चा उठ रहा है, वो जगह हमारे लिए क्या होती है? कॉस्ट सेंटर। तो कॉस्ट सेंटर होते कितने तरह के होते? 2 तरह के, एक पर्सनल कॉस्ट सेंटर और एक इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर। ये भी जरा समझिए बढ़िया से। तो पर्सनल कॉस्ट सेंटर क्या होता है? व्हेन द कॉस्ट इनकर्ड ऑन अ पर्सन, जब हमारा खर्चा किन पे हो रहा है? पर्सन के ऊपर हो रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? पर्सनल कॉस्ट सेंटर। सवाल उठता है सर एग्जाम्पल प्लीज। तो सिंपल सा, जस्ट लाइक हमारे सेल्समैन जिनके ऊपर हमारा खर्चा उठ रहा है, तो वो हमारे लिए क्या है? सेल्समैन हमारे लिए क्या है? सही है। लेबर हमारे लिए क्या है? कॉस्ट सेंटर, क्योंकि उनको भी पैसे देने पड़ते हैं सर, तो लेबर चार्जेस ये भी क्या होता है? कॉस्ट सेंटर है। कल को कोई मशीन लाते हो, उसको भी, मशीन के ऊपर भी क्या होता है? खर्चा होता है। लेकिन मशीन कॉस्ट सेंटर नहीं है, वो पर्सनल कॉस्ट सेंटर नहीं है, वो इनपर्सनल होगा। तो फिलहाल लेबर, सेल्समैन, ये सब क्या हो गए? पर्सनल कॉस्ट सेंटर। किसी को कोई दिक्कत? अब हम अगर यही कॉस्ट किस पे कैलकुलेट कर रहे हैं? पर्सन पे ना कैलकुलेट करके हम किस पे कैलकुलेट कर रहे हैं? कोई भी जगह अदर देन पर्सन, तो उसे हम क्या कहेंगे? इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर। जैसे कि अभी अभी आपने देखा, अभी अभी हम लोग किस पे चेक कर रहे थे? हम लोग प्रोसेस की बात कर रहे थे। प्रोसेस को भी आप कॉस्ट सेंटर बना सकते हैं। तो प्रोसेस क्या हुआ? ये सारे प्रोसेस इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर है। हमारा खर्चा कहाँ हो रहा है? डिपार्टमेंट में। परचेज डिपार्टमेंट पे कितना खर्चा हो रहा है? सेल्स डिपार्टमेंट पे कितना खर्चा हो रहा है? ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट पे कितना खर्च हो रहा है? तो ये डिपार्टमेंट आपके लिए क्या है? कॉस्ट सेंटर है। आप क्या है, आपके पास 3 दुकानें हैं, 4 या 3 क्या, आपके पास गोरखपुर में 5 दुकान आप चला रहे हो, तो पांचों दुकान पे खर्चे नहीं हो रहे होंगे? हर दुकान का अपना रेंट आ रहा होगा, हर दुकान पे एम्प्लॉय काम कर रहे होंगे, उनका क्या हो रहा होगा? उनकी सैलरी जा रही होगी, तो एम्प्लॉय वाला ठीक है। लेकिन हर ब्रांच पे जो खर्चा, ब्रांच वाइज जब कॉस्ट कैलकुलेट करोगे, क्या करोगे? ब्रांच वाइज, तो उसको क्या कहोगे तुम? इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर। तो फिलहाल यहाँ पे इतना बात समझ में आया, पर्सनल कॉस्ट सेंटर, इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर क्या होता है। अब जरा देखिए यहाँ पे सवाल उठता है सर, अब चूंकि हमें टैली के अंदर करना है, तो टैली के अंदर कॉस्ट सेंटर तो बनाना बहुत आसान है, लेकिन सवाल उठता है वहाँ पे एक नई चीज़ आपके सामने आएगा, कॉस्ट कैटेगरी। सवाल उठता है अब ये कॉस्ट कैटेगरी क्या हो? जैसे तुम्हारा ब्रांच कई जगह पे है, दिल्ली में भी ब्रांच है तुम्हारा, कलकत्ता में भी तुम्हारी बिजनेस है तुम्हारा, चेन्नई में भी ब्रांच है और मुंबई में भी ब्रांच है। फिर तुम्हारा मिस्टर ए सेल्समैन है, मिस्टर बी सेल्समैन है, मिस्टर सी सेल्समैन है, ये सारे सेल्समैन है। सही है। तो अब क्या करना है, ये सारे के सारे जो सेल्समैन की जो बात कर रहे हो, ये सब क्या है? ए बी सी डी जब बदला जाएगा, ये कॉस्ट सेंटर क्या है? ये सब सेल्समैन है। तो सेल्समैन क्या हुआ? एक कैटेगरी बनाई तुमने, और कैटेगरी के अंदर तुमने बहुत सारे सेल्समैन को रख देना है। तो ये जो मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी है, ये तो कॉस्ट सेंटर, इनके ऊपर कॉस्ट उठेगी, ये कॉस्ट सेंटर तो ये है, ये तीनों है। और इसको क्या कहोगे? सेल्समैन को। सेल्समैन इज अ कैटेगरी होगी। दिल्ली कलकत्ता ब्रांच ये क्या हो गया? कॉस्ट सेंटर, क्योंकि यहाँ खर्चा उठेगा। लेकिन इन सबको बोलोगे क्या? ये सब हमारे लिए क्या है? ब्रांचेज हैं। तुम एडवर्टीजमेंट कराते हो सपोज, अब एडवर्टीजमेंट अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे डिजिटल एडवर्टीजमेंट, टीवी पे ऐड कराते हो, न्यूज़पेपर में ऐड कराते हो, पोस्टर पे ऐड कराते हो, बोन बैनर लगवाते हो अपने। तो बैनर लगवाओगे तो खर्चा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। पोस्टर लगाओगे तो खर्चा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। न्यूज़पेपर, डिजिटल, ये सब करोगे तो खर्चा होगा। तो ये सब कॉस्ट सेंटर है। लेकिन इन सबको बोलेंगे क्या? ये एडवर्टीजमेंट्स हैं।
ये क्या है, एडवर्टीजमेंट के मोड है ना अलग अलग, तो इन सब पे खर्चा आएगा। सवाल उठता है सर इतना करने की क्या जरूरत है, इतना करने की जरूरत क्या, कॉस्ट सेंटर क्यों डिफाइन कर रहे हैं हम लोग। सर जी कॉस्ट सेंटर हम क्यों मेंटेन कर रहे हैं, ओनली फॉर मैनेजमेंट। ये किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट जानना चाहती है ठीक है हमने एडवर्टीजमेंट पे खर्च तो किया, लेकिन किस मोड पे कितना खर्च कर रहे हैं, कहाँ पे ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर हमें यहाँ से रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है तो हम डिजिटल एडवर्टीजमेंट में पैसा ज़्यादा लगाएंगे। पोस्टर बैनर से कोई फायदा नहीं है तो हटाओ ना, फालतू खर्चा क्यों कर रहे हैं जब वहाँ से कोई रिटर्न नहीं आ रहा। फिर वो ये भी देखेगा किस सेल्समैन को हम कितना कमीशन दे रहे हैं, कौन सेल्समैन हमारे लिए ज़्यादा प्रोडक्टिव है। और जाहिर सी बात है ज़्यादा कमीशन पा रहा है इसका मतलब वो ज़्यादा सेल कर रहा है, सही है। जो कम कर रहा है उसको आप मोटिवेट करने की ज़रूरत है, उसको कैसे करेंगे। तो मैनेजमेंट वांट्स टू नो, इस वजह से हमें कॉस्ट सेंटर ये करना पड़ता है। मैनेजमेंट वांट्स टू नो कि सर जी शुगर की कॉस्ट 22 कैसे आई, किस पे कितनी आई, ठीक है। कल को सपोज करते हैं कॉस्ट आने लगी कितनी 25, अब मैनेजमेंट वांट्स टू नो 25 कैसे हो गया, किस प्रोसेस में कॉस्ट बढ़ा है, ये वो जानना चाहती है। तो तुम जब ये ब्रेकअप कॉस्टिंग करोगे तभी तो पता चलेगा। पता क्या चला, यहाँ पे मोलासेस से क्रिस्टलाइजेशन करने में यहाँ पे एग्जैक्टली अब कॉस्ट कितनी आने लगी 9, यही वो 3 रुपए का रिफ्लेक्शन हुआ है। क्यों, क्योंकि जो हम केमिकल यूज करते हैं तो उस केमिकल की कॉस्ट क्या हो गई है, बढ़ गई है। बात समझे कि नहीं समझे। तो मैनेजमेंट कॉस्ट को जानना चाहता है कि कॉस्ट में अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो रहा है तो कहाँ पे क्या क्या खर्चा बढ़ा है, क्या खर्चा घटा, वो जानना चाहता है। समझ रहे हो। तो वो तुम तभी एक्सप्लेन कर पाओगे जब तुम ये कॉस्ट सेंटर वाइज खर्चों को रिकॉर्ड करोगे, वरना खर्चे तो सीधा सा एंट्री होती है, खर्चे की सीधी सी एंट्री होती है कि सर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश कर लो, अगर 10,000 रुपये से ऊपर है तो बैंक कर लो, ऐसे एंट्री करते हो तुम लोग, सही है। अकाउंटिंग के लिए इतना बहुत है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। अब मैनेजमेंट कहता है कि नहीं नहीं नहीं, अब हमें ये देखना है ये खर्चा किस ब्रांच पे हुआ है, तब उसके लिए हमें कॉस्ट सेंटर एलोकेशन करना पड़ता है उसका। बिल्कुल, कॉस्ट सेंटर इज अ कॉस्ट अकाउंट, सीधा सीधा। और कॉस्ट अकाउंटिंग जो होता है आपने सुना होगा, कॉस्ट अकाउंटिंग जो है, आप हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ते हैं, बिजनेस अकाउंटिंग जो पढ़े हैं वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। वो पूरी तरह से किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, वो सर जी वो जो हम लोग बनाते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, वो मैनेजमेंट के लिए भी हो रहा है और बाहरी लोग के लिए भी हो रहा है, इंटरनल यूजर्स के लिए भी। और यानी जो बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस बनेगा उससे कंपनी का मैनेजमेंट नहीं देखेगा, उसको बाहरी लोग भी देखेंगे, पब्लिक भी देखेगी। लेकिन जो कॉस्ट अकाउंटिंग होती है वो सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट के लिए होती है, इसीलिए इसको कई लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी कहते हैं। कोई कंपनी अपनी कॉस्ट बताएगी क्या, सर जी मेरा ना चीनी भाई 25 रुपए कॉस्ट पड़ रहा है, ये कोई बताता है, कोई कंपनी नहीं बताता मेरा ये मोबाइल जो हम बना रहे हैं सर रियलमी वाला, ये हमारा इतने का पड़ रहा है और हम आपको इतने में बेचेंगे, कोई बताता है। अब वो बात छोड़ दीजिए, सब्जी वाला शब्द बोलता है अरे साहब 10 में खरीदे थे 8 में दे रहे हैं ले जाइए, वो बेवकूफ़ बनाता है, 10 में खरीद के 8 के बेचेगा जी, सीधी सीधी बात। बात समझ में आ गई सब लोग को। तो कॉस्ट देखिए, कॉस्ट सेंटर प्रैक्टिकल बहुत आसान है, बहुत आसान है। मेन इसका कंसेप्ट समझना, व्हाई वी आर मेंटेनिंग कॉस्ट सेंटर ओनली फॉर मैनेजमेंट, और किसी के लिए नहीं कर रहे हैं सर। वरना नरेशन में भी मेंटेन कर सकते थे, और जैसा कि पीछे हमने किया भी है, बट अब नरेशन नहीं, बकायदा हमको देखना है। लास्ट एग्जाम्पल मैंने दिखाया, ट्रेनिंग एक्सपेंस कर रहा है फादर, एक पिता अपने पुत्र के ऊपर खर्चा कर रहा है, बच्चों के ऊपर कितना 18,000 रुपये पढ़ाई में खर्चा कर रहा है, तो वो भी तो जानना चाहता है किस बच्चे के ऊपर कितना खर्चा हो रहा है। तो वो भी जब एलोकेट करता है, अच्छा इसके ऊपर इतना, इसके ऊपर इतना, इसके ऊपर, तब ना वो टोटल कॉस्ट निकालता है कि पहले ही टोटल कॉस्ट पता चल जाएगा उसको। पहले टोटल कॉस्ट नहीं पता चलेगा, पहले वो दिखाएगा एक के ऊपर कितना खर्चा, बी के ऊपर कितना खर्चा, साथ इसके ऊपर, तब जाके टोटल करेगा, तब उसे पता चलेगा टोटल खर्चा हो रहा है। नहीं समझे, पहले आपको ये पता चलेगा कि ये पता चलेगा, जाहिर सी बात है पहले ये पहले पता चलेगा, तब जाके टोटल करके टोटल कॉस्ट निकालोगे। कल को अगर किसी की ट्रेनिंग कॉस्ट कितनी है भाई, अगर यहाँ पे 20 हो गया, टोटल कॉस्ट 20 आ रहा है, इसका मतलब किसी की ट्रेनिंग कॉस्ट बढ़ी है। सपोज करो अब इस बच्चे को अब हायर एडमिशन डाले ना, हायर कोर्सेज में, वहाँ खर्चा बढ़ गया, उसके कंप्यूटर क्लासेस का भी फीस जोड़ रहा है, समझ गए।
अब हाउ टू इनेबल कॉस्ट सेंटर इन टैली वो हम लोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं टैली में कॉस्ट सेंटर। अब थोड़ा असाइनमेंट स्टार्ट करते हैं, बीआरएस बाद में देखा जाएगा। सबसे पहले कंपनी क्रिएट करने के लिए कह रहा है मॉडर्न प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, तो आराम से ये कंपनी क्रिएट हो जाएगी। तो सिंपल सा पहले तो कंपनी क्रिएट कर लीजिए। असाइनमेंट कौन सा है, असाइनमेंट जरूर मेंशन कर लिया कीजिए, इनमें आपको फ़ायदा होता है। A9 है ना असाइनमेंट 9, उत्तर प्रदेश की कंपनी है। बाकी फाइनेंशियल ईयर बुक्स बिगनिंग सेम रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है अभी जीएसटी हमें नहीं मेंटेन करना है, सो नो करके आगे बढ़िएगा। अब सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस चढ़ाना। ओपनिंग बैलेंस कहाँ से चढ़ाएंगे हम लोग, चार्ट ऑफ अकाउंट, लेजर और सीधे अल्ट एच, और यहाँ क्रिएट भी नहीं अल्ट्रेशन में घुसा कीजिए। कैश का पहले चढ़ा लीजिए, ओपनिंग कितना है 33,000, प्रॉफिट एंड लॉस का कितना है 53,000। अब उठाइए कैपिटल, कैपिटल अकाउंट कितना है 3,75,000। लोन फ्रॉम यूबीआई है ना 1 लाख, ये तो सिक्योर्ड लोन होगा 1,22,000। सही जा रहा है ना जी। फिर फर्नीचर हो गया, फर्नीचर फिक्स्ड एसेट्स, एचडीएफसी बैंक, बैंक अकाउंट कितना है 1,91,000। सही है, कंट्रोल है, हो गया। अब ये करने के बाद जरूर बैलेंस शीट एक बार मैच कर लिया कि देयर इज नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं ना है, डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं आगे। सबसे पहले कह रहा है क्या, कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2022 को ट्रांसफर 2,500 रुपीज़ फ्रॉम कैश टू पेटी कैश। तो कैश से पेटी कैश में आप ट्रांसफ़र कर देना है। तो चलिए कैश से पेटी कैश में ट्रांसफ़र करते हैं। तो यहाँ पे होगा कंट्रा, डेट देख लीजिए किस दिन हुआ है 1 अप्रैल को। ठीक है, तो कैश हमारा क्रेडिट हो रहा है, कितना जा रहा है 2,500। कैश हमारे पास 33,000 है, 2,500 ट्रांसफ़र करेंगे, जाहिर सी बात है इतना बचेगा। सही है ना। और इसमें जा रहा है पेटी कैश में, यहीं पे लेज़र बना लीजिए पेटी कैश। पेटी कैश का अंडर क्या होगा कैश इन। तो पेटी कैश में पैसा आ गया ना, कितने 2,500 रुपीज़ बेइंग कैश ट्रांसफर्ड। तो ये देखो एंट्री हमने कर ली ट्रांसफर करने के लिए। अब कह रहा है द पेटी कैशियर, पेटी कैशियर कौन है मिस्टर रमन, हैज़ गिवन द फॉलोइंग डिटेल ऑफ पेटी एक्सपेंसेस ऑफ अप्रैल मंथ। तो अप्रैल मंथ में हमें वो दे रहे हैं ना कि पेटी एक्सपेंसेस टोटल इतने का हो गया, वो खर्चा दिखा रहे हैं। कौन दिखा रहा है मिस्टर रमन। डेबिट पेटी कैश कितना हुआ है 2,175 रुपये, प्रिंटिंग पेपर है कितना 350 रुपीज़ का, पोस्टल स्टैम्प 70, ये सब जो डिटेल दिया है टोटल कितने का खर्चा है, एकदम सही है 2,175। अब एक बात और जो ध्यान से देखना, ये भी दिमाग में हमने पेटी एक्सपेंसेस की हम हर दिन एंट्री नहीं करते। आज अगर 15 रुपए का मान लो एक पेन आया तो बैठ के ना पेन की एंट्री नहीं करेंगे। आज मान लो 40 रुपए स्वीपर को दिया गया तो वो इसकी एंट्री नहीं हो गई। चाय का मान लो 20 रुपए दिया गया, उसकी एंट्री नहीं करेंगे। हम क्या करते हैं उसके लिए एक पेटी कैश बुक बनाते हैं, उसमें सब नोट करते चले जाते हैं। और मंथ एंड पे आपको ये पूरी तरह से छूट दिया गया अकाउंटेंट को कि आप मंथ एंड पे सारा पेटी कैश का एक साथ एंट्री कर लिया कीजिए। ऐसे छोटे छोटे 40-30 रुपए का एंट्री करोगे अच्छा नहीं लगेगा। सही है। सवाल उठता है सर एंट्री तो कर लेंगे, हम एंट्री कर देते सर 2,175 रुपए अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश। लेकिन अब क्या मैनेजमेंट जानना चाहता है सर जी कितना स्टैम्प पे खर्चा हो रहा है, कितना, हाँ कहाँ पे कितना खर्चा हुआ है, मैनेजमेंट वांट्स टू नो। तो सर जी क्या करेंगे, कॉस्ट सेंटर बनाएंगे। अब ये सबको हम कैटेगरी भी बनानी पड़ेगी। कैटेगरी क्या बनाइएगा, पेटी एक्सपेंसेस के नाम से कैटेगरी बना लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हमें टैली के अंदर कॉस्ट सेंटर बनाना है। उसके लिए सबसे पहली चीज़ तो F11 में जाना है, और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए होता है इनेबल कॉस्ट सेंटर, इसको यस कर देना है। इसको यस करके यानी फीचर में, हमें फीचर्स में जाके यस करना है, कॉन्फ़िगरेशन में मत घुस जाया करो F12 करके। ये F11 है, कंट्रोल है। अब इसके बाद क्या करना है, अब क्रिएट में जैसे जाएंगे, अब अकाउंटिंग फीचर है, ध्यान रहे कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग फीचर। अगर यकीन नहीं आ रहा है तो यहाँ देखो F11 में अकाउंटिंग फीचर में है कॉस्ट सेंटर, इन्वेंट्री के नीचे नहीं ना है, कॉस्ट को ही तो एलोकेट कर रहे हैं। क्रिएट में जाएंगे, अब देखो यहाँ पे कॉस्ट सेंटर आने लगा।
अकाउंटिंग मास्टर में कॉस्ट सेंटर आने लगे, लेकिन कैटेगरी नहीं कर रहा है शो। तो कैटेगरी अगर नहीं शो कर रहा है तो यहाँ देखो शो मोर है, ये दिल मांगे मोर, वैसे ही यहाँ पे शो मोर। तो शो मोर पे एंटर करिए। अब यहाँ देखिए कॉस्ट सेंटर के ऊपर कॉस्ट कैटेगरी आ गई। अब यहाँ हम एक कैटेगरी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कैटेगरी क्रिएट करिए। अल्टर एग्जिस्टिंग यानी बाय डिफॉल्ट एक कैटेगरी बनी होती, दिखा दे रहा हूँ मैं तुम्हें। प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी, जैसे मेन लोकेशन बाय डिफॉल्ट बना होता है गोडाउन में, तो बैठ के इस पे मत चले जाना। क्रिएट शो मोर कॉस्ट कैटेगरी शिट, क्रिएट न्यू पे क्लिक करना। अब यहाँ पे किस नाम से बनाना है? कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी बनाना है। किस नाम से हम बनाने वाले हैं? पेटी एक्सपेंस के नाम से ही बना देते हैं। एलोकेट क्या करना है? रेवेन्यू आइटम की नॉन रेवेन्यू आइटम। कभी डेफिनेशन भूल जाओ, कभी डेफिनेशन भूल जाओ तो यहीं पे आके कैटेगरी खोल लो, यहाँ लिखा रहता है एलोकेट रेवेन्यू एंड नॉन रेवेन्यू आइटम। तो रेवेन्यू है ना, खर्चा है ना, ये तो एसेट नहीं ना है। यस, इस पे नो ही रहने दो। अब बाहर आओ, कॉस्ट सेंटर बनाओ। अब कॉस्ट सेंटर बनाओगे तो पूछेगा सर जी कौन सी कैटेगरी का बना रहे हो? ये तो बाय डिफॉल्ट बना होता है, हम पेटी एक्सपेंसेस की कैटेगरी बना रहे हैं। इसके अंदर कॉस्ट सेंटर है। सबसे पहला प्रिंटिंग पेपर, सही है। अंडर क्या है? प्राइमरी। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, वैसे ही टैली के अंदर जिसका कोई अंडर नहीं उसका अंडर प्राइमरी होता है। समझ गए? अगला क्या है? प्रिंटिंग पेपर के बाद पोस्टल स्टैम्प प्राइमरी, पेन पेंसिल प्राइमरी। कैटेगरी तो हमने दे ही दिया है। ट्रेवलिंग एक्सपेंस प्राइमरी, स्टेपलर पिन प्राइमरी, एम्प्लॉय रिफ्रेशमेंट प्राइमरी, टी स्नैक्स प्राइमरी, एंड देन क्लीनिंग एक्सपेंसेस। तो दो इतने सारे हमने कॉस्ट सेंटर बना लिए। बना लिए कि नहीं बना लिए? तो इतने सारे कॉस्ट सेंटर हमने बना लिए। आप चाहो तो अल्टर करके चेक भी कर सकते हो। कॉस्ट सेंटर, ये सारे के सारे जो बने खर्चे, ये सारे के सारे सॉरी कॉस्ट सेंटर बने, इसकी कैटेगरी देखो यहाँ दिख रही है, सब पेटी एक्सपेंस के नीचे है, इसके नीचे। अब हम लोग एंट्री करने जाएंगे, खर्चा चढ़ाएंगे। अब यहाँ देखो बाय डिफॉल्ट कॉस्ट सेंटर क्लास आ रहा है, तो कृपया करके इसको इग्नोर करिएगा, इस पर ध्यान मत दीजिएगा अभी। या इग्नोर क्या, मैं इसको हटा ही देता हूँ। कभी भी एग्जिस्टिंग जगह पे कोई भी उल्टी पुल्टी चीज़ आए तो उसे हटाने लाने के लिए होता है F12। क्या होता है? तो वहाँ कॉस्ट सेंटर क्लास पूछ रहा है ना, देखो मैं नो कर देता हूँ। नो कर दिया ना, अब नहीं पूछेगा। डेट कौन सी है? पूरे महीने की एंट्री हम 1 तारीख को करा रहे हैं, 1 मई को, तो सीधे 1 मई को हम लोग एंट्री चढ़ाएंगे। जा कहाँ से रहा है पैसा? पेटी गैस से। पेटी गैस से कितना पैसा जा रहा है? अच्छा कंट्रा में पेमेंट करना है ना, तो लेज़र चाहिए होगा खर्चे का, तो खर्चे का लेज़र है पेटी एक्सपेंस। कैटेगरी भी देखो पेटी एक्सपेंस के नाम से बनाए, लेज़र भी किस नाम से बनाओगे? अंडर क्या होगा? ये हमारी कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। अब यहीं पे क्वेश्चन पूछेगा क्या कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल है? क्या तुम इसको खर्चे को एलोकेट करना चाहते हो? तो जी हाँ करना चाहते हैं, यस करिए। अब अगर किसी भी स्टूडेंट का ये ऑप्शन नहीं आ रहा है यहाँ कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल, तो कृपया करके मुझे परेशान मत करना, F12 दबाना, और यहीं पे देखो होता है क्या, अप्लाई कॉस्ट सेंटर फॉर अ लेजर, इसको यस करा लेना। समझे? यस कराते ही यहाँ पे पूछने लगेगा कॉस्ट सेंटर। ओके, अब कॉस्ट सेंटर यहाँ देखिए एक्सपेंस दिखा रहा है, एक्सपेंस कितना है? 2175। इंटर जैसे ही करोगे एक प्यारा सा बॉक्स खुलेगा, यही है कॉस्ट सेंटर एलोकेशन, कर दो एलोकेट। यहाँ पहले पूछता है कैटेगरी, स्पेस मारो, कुछ तो तुम्हें पता नहीं है मान लो, स्पेस दबाइए आता है, तो क्या डिफाइन कर रहे हो? तो यहाँ पे स्पेस मारो, सब अब लिस्ट आ गई। अब बताओ किस पे क्या खर्चा हो रहा है। सबसे पहला खर्चे का लिस्ट, प्रिंटिंग पेपर 350, पूरा अमाउंट आ गया ना गलती से, तो ये नहीं चढ़ाना, 350 सही करना है। प्रिंटिंग पेपर के बाद फिर भी पोस्टल स्टैम्प 70 रुपीज़, पेन पेंसिल 100 रुपीज़, फिर पेन पेंसिल के बाद फिर क्या? ट्रेवलिंग 600 है,
ट्रेवलिंग के बाद स्टेपलर पिन 150, फिर इसके बाद एम्प्लॉय रिफ्रेशमेंट कितना था? एम्प्लॉय रिफ्रेशमेंट टी स्नैक्स 255, बाकी जो बचा वो क्लीनिंग चार्ज पे खर्च हुआ है। पूरा देखो हमने 2175 का पूरा हिसाब दे दिया, पूरा 2175 को एक्सप्लेन कर दिया, एलोकेट कर दिया कॉस्ट सेंटर्स पे। यही एलोकेशन होता है बस, और कुछ नहीं। इंटर करोगे यहाँ पे भी डिटेल दिखेगा। क्रेडिट में क्या करोगे, पैसा कहाँ से जा रहा है, पेटी कैश से। अब पेटी कैश में कितना रह गया, 325 रुपये, सही है। बीइंग पेटी एक्सपेंस पेड हो गया। तो एक सिंगल एंट्री हम लोग डाल देते हैं 1 मई को। हर दिन बैठ के 70 रुपये 50 रुपये की एंट्री नहीं करनी है, समझ गए। अब सोचता है मैनेजमेंट, ये तो एंट्री तो हम करते चले जाएंगे, कल को मैनेजमेंट मांगते जरा रिपोर्ट देना मेरे को, वो कॉस्ट सेंटर ले कहाँ पे कितना खर्चा हुआ है। तो एक तो तरीका होता है तुम यहाँ पे जाके बच्चों की तरह डे बुक के जाके ऐसे प्रिंट करके दे दोगे, सही है ना। तो देखिए खर्चा कितना है, ये उतना उसको डेबिट क्रेडिट मामला मत दिखाओ, उसको सीधे जाओगे डिस्प्ले में, यहाँ होगा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पे, यही होगा कॉस्ट सेंटर। यहाँ पे जाओगे कौन सी समरी, उसको पेटी एक्सपेंस दिखाना है ना, तो कैटेगरी समरी, कौन सी कैटेगरी, देखो पेटी एक्सपेंस का लाइन से। अब इसको प्रिंट करके दोगे, मैनेजमेंट को कौन सा रिपोर्ट प्रिंट करके दोगे, ये रिपोर्ट प्रिंट करके दोगे। बाकी प्रिंट निकालने तो तुम लोग को आता ही है, LP करंट प्रीव्यू देख लो, यही प्रीव्यू आएगा, यही डिटेल उन्हें देना होता है, समझ गए सब लोग। बाकी उसमें और रिपोर्ट्स हैं कॉस्ट सेंटर के अंदर, वो सारे रिपोर्ट्स आप लोग चेक कर लेना खुद से। अब देखिए यहाँ पे ऑन 1 मई 2022 अगेन ट्रांसफर 2175 रुपये कैश टू पेटी कैश, फिर से 2175 भेज दिया जाए ताकि फिर से पेटी कैश में कितना हो जाए 2500 रुपये, हर महीना हम 2500 रुपये दे देते हैं, सही है कि नहीं सही है, अच्छी बात है। तो 2500 रुपये डालना है तो सिर्फ 2175 और डाल दो, 325 तो पहले से पड़ा हुआ था। तो एंट्री होगी कहाँ पे, कंट्रा में, कैश फिर जाएगा और पेटी कैश में देखो फिर से आ गया कितना पैसा, 2500 बैलेंस आ गया ना वापस। अब फिर खर्च करेगा इस महीने, फिर हमें डिटेल देगा, फिर हम वही एंट्री करेंगे और यही सिलसिला चलता रहेगा, समझ रहे। तो बस आपको इतना ही समझाना था, कंट्रोल आर बीइंग कैश ट्रांसफर्ड, क्लियर हो गई एंट्री 1 मई में। अब कह रहा है 1 मई 2022 को कंपनी रिसीव अ चेक 656501 SBI 32,000 बाई सेलिंग ओल्ड फर्नीचर, जिसकी रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी थी 35,500। तो 35,500 का फर्नीचर हम कितने में बेच रहे हैं, 32,000 में, 32,000 में। बताओ फायदा हुआ कि नुकसान, नुकसान हुआ ना। बाकी नीचे चेक डिटेल दिया किसको बेचा है, अच्छा नहीं मॉडर्न तो हम लोग खुद ही हैं, हमारी कंपनी मॉडर्न, हमारे नाम पे चेक बना है, किसने दिया है, रमा फर्नीचर ने, ठीक है रमा फर्नीचर को बेचे। खैर तुरंत पैसा आ रहा है तो रमा फर्नीचर से कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए एंट्री करते हैं किसमें, F6 में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे पास से फर्नीचर जा रहा है, मेरे पास तो फर्नीचर बहुत सारी है, लेकिन हम बेचे कितने गए, 35,500 वाली, ये गया पैसा आया किस में, हमारे बैंक में। सामने वाला SBI का दे चाहे UBI का दे चाहे किसी भी बैंक का दे, हमारा बैंक खाता किस में है, तो हमारे तो HDFC बैंक में आएगा ना, समझ रहे। तो हम HDFC बैंक को डेबिट करेंगे, हालांकि खाते में आ कितना रहा है, 32,000 ही आएगा। अब इंस्ट्रूमेंट नंबर भरिए 656501, बैंक नेम स्पेसिफाई करिए किस बैंक का है, अगला क्या है, रिसीव फ्रॉम, किससे रिसीव हुआ है, हो गया, रमा फर्नीचर से मिला है। अब बताओ डिफरेंस आ रहा है, बाकी वो अमाउंट किस में डालोगे, लॉस में, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स लिख दूं, एसेट्स बेचे हो ना, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हुआ, जी हाँ। क्या कॉस्ट सेंटर एलोकेट करना है, नहीं ना, तो ध्यान रहे मतलब होश हो हवास में करना। कई लोग ना एंटर मारते हैं ततड़ 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 तड़, समझ रहे हो, सिर्फ एंटर मारना शुरू कर देते हो, तो सिर्फ एंटर के पीछे मत पड़े रहिए, आराम से इत्मीनान से करिए, आप लोग सीख रहे हो, छोड़, समझ रहे, हो गया एंट्री। 1 मई में हमने एंट्री की है, सही 1 मई।
डिटेल हमने नोट कर लिया। बाकी सुमित गुप्ता नाम लिखना चाहे तो लिख दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑन 2 मई को पेड कमीशन 8800 रुपीज कैश। कंपनी हैज़ टू एलोकेट दिस एक्सपेंसेस 45% टू अनिल, 30% टू सलमान एंड रिमेनिंग 25% टू प्रदीप। बात जरा समझना, यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग 8800 रुपीज़ हम कमीशन दे रहे हैं, तो ये 3 हमारे क्या होंगे, ज़्यादा कमीशन हम किसको देते हैं, अपने एजेंट्स को या हमारे सेल्समैन होंगे, तो सेल्समैन हम मान लेते हैं, ये तीनों सेल्समैन है। और यहाँ देखो बताया है 8800 रुपये देना है, और वो भी इस परसेंटेज वाइज देना है कि इस 8800 का 45% किसको दे दो, अनिल को, 30% किसको दे दो, सलमान को, 25% किसको दे दो, प्रदीप। समझ रहे हो? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर। अगर कहीं परसेंटेज वाइज हो, क्या हो, परसेंटेज दिया हो, परसेंटेज अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिक्लेयर करेंगे किसको कितना मिलना है। तो ऐसे में हम इसको प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर से कह सकते हैं, यानी पहले से हम परसेंटेज तय कर देंगे और जैसे हम अमाउंट चढ़ाएंगे अपने आप वो उस परसेंटेज वाइज क्या कर लेगा, एलोकेट कर देगा। दिस कॉल्ड प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर। समझ में आया? तो हम चाहते हैं, अभी जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था, हमने 2175 बैठ के एलोकेट किया था, बताया था कितना कितना है। इस बार हम चाहते हैं क्या, हम सिर्फ अमाउंट डालें और अमाउंट डाल के जैसे एंट्री करें अपने आप वो डिस्ट्रीब्यूट कर ले अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज जो कि पहले से डिफाइन है। पहले हम लोग करते हैं कैटेगरी क्रिएट, किसका, सेल्समैन। फिर क्या बनाते हैं, कॉस्ट सेंटर, लेकिन कैटेगरी चेंज कर लीजिएगा, किस में बनाना है, सेल्समैन में, मिस्टर अनिल अंडर प्राइमरी, क्लियर, मिस्टर सलमान अंडर प्राइमरी, मिस्टर प्रदीप अंडर प्राइमरी। यहाँ तक समझ में आ गया? अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग बनाएंगे कॉस्ट सेंटर क्लास। तो शो मोर पे जाना पड़ेगा, कॉस्ट सेंटर क्लास पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे हम क्या चीज़ बना रहे हैं, हम लोग एग्जैक्टली सेल्समैन को क्या दे रहे, कमीशन, सीधे कमीशन ही लिख दे रहे, जो मन करे सो आप बना ले रहे हो, आपके ऊपर है, कमीशन परसेंटेज। ओके, अब यहाँ पे बताना किसका, सेल्समैन, अनिल को कितना है 45%, सलमान को कितना है 30%, रिमेनिंग प्रदीप को मिलेगा 25%। समझ गए? एंड ऑफ लिस्ट। एक्सेप्ट करा लीजिए, एक्सेप्ट हो गया। अब क्या करना है, अब कॉस्ट सेंटर क्लास यूज करना है। क्या करना है हमें, पेमेंट कमीशन 8800 रुपये, वो भी कैश। तो चलिए F5 करिए, पेमेंट, डेट क्या है 2 मई, तो F2 करके डेट भी सही कर लीजिए। अब यहाँ पे अमाउंट मत चढ़ाएगा, यहाँ पे हमें कॉस्ट सेंटर क्लास चाहिए, तो यह वाउचर में F12 दबाइए और यहाँ देखिए कहीं कॉस्ट सेंटर क्लास होगा, याद है हमने शुरुआत में नो कर दिया था, ये यूज़ करना होगा इस बार, कॉस्ट सेंटर। बस उसी को यस करिए, एक्सेप्ट करिए। अब यहाँ पे जैसे स्पेस दबाएंगे पहले से आएगा, यही बनाया था ना हमने, बस ये परसेंटेज आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ खर्चे का नाम बताइए, तो LC करके बना लीजिए, किस नाम से बनाना पड़ेगा, बस कमीशन है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कॉस्ट सेंटर एलोकेट करना चाहते हो, जी हाँ करना चाहते हैं, एक्सेप्ट। कितना अमाउंट है 8800, इंटर। कैसे जा रहा है, कैश। देखो मैंने कहीं कॉस्ट सेंटर एलोकेट किया क्या, मैंने बस कमीशन परसेंटेज पकड़ा दिया, अब इस परसेंटेज के अकॉर्डिंगली 8800 रुपये बढ़ जाएगा। कैसे पता चलेगा, एक्सेप्ट करो और फिर एक बहुत ही प्यारा सा बटन होता है पेजअप, पेजअप दबा दो, दिख जाएगा, अपने आप एलोकेट किया ना, मैंने नहीं ना किया, वो खुद कर दिया अकॉर्डिंग टू परसेंटेज। तो अगर प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर ऐसा कभी यूज़ करना हो, अब कह रहा है सर जी फर्नीचर परचेज कर लो, और जिससे फर्नीचर परचेज किया रमा फर्नीचर से, इस बार बिल मिला है तो परचेज कर रहे हैं, तो चलते परचेज में एंट्री करने F9। अब गुड्स परचेज नहीं है, आइटम नहीं दिखाना है, ध्यान रहे, एसेट है ये, तो यहाँ पे कंट्रोल एस दबाना होगा, अकाउंट इनवॉइस में जाना होगा, और बिल नंबर दिया है इसलिए बिल नंबर हम लोग उतारेंगे, पार्टी नेम, और जिससे खरीद रहे वो हमारा क्रेडिटर है, क्या है, इसमें एड्रेस भी मेंटेन कर लेना चाहिए पार्टी का। एड्रेस तो क्या दिया है 21, पिन कोड 27301। ओके, कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट करा लीजिए।
अब यहाँ देखो कॉस्ट सेंटर क्लास प्लस से तो मतलब है नहीं, उसको एंटर करके आगे बढ़ जाइए। आप पर्टिकुलर में क्या खरीद रहे हो? फर्नीचर। फर्नीचर का लेजर ऑलरेडी बना हुआ है। फर्नीचर बताइए कितने का खरीद रहे हैं? टोटल सीधे अमाउंट चढ़ाएंगे, सीधे टोटल अमाउंट चढ़ाएंगे 16,000। मत करना वो सब। कितना दिन का क्रेडिट डेज था? 10 दिन। अब सही है। अब हम लोग एंट्री कर सकते हैं एडवर्टीजमेंट वाला। तो एडवर्टीजमेंट हमारे लिए खर्चा है ना। अब यहाँ पे ये सारे मोड है, वैसे कॉस्ट सेंटर बनेगा, न्यूज़पेपर, ये सब। तो देखिए यहाँ पे क्रिएट, सबसे पहले कैटेगरी। कैटेगरी किस नाम से बनाएंगे? एडवर्टीजमेंट मोड लिख सकते हैं, सब एडवर्टीजमेंट मोड है ना। एलोकेट रेवेन्यू आइटम, यस। हाँ, मार्केटिंग भी डाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कॉस्ट सेंटर हमने बनाया। कॉस्ट सेंटर किसके नीचे? कैटेगरी के नीचे बनाना है एडवर्टीजमेंट मोड। सर कौन कौन से एडवर्टीजमेंट के मोड है? सबसे पहला न्यूज़पेपर, अंडर क्या है? प्राइमरी। न्यूज़पेपर के अंदर भी कॉस्ट सेंटर डिफाइन करना है, दैनिक जागरण। तो दैनिक जागरण किसके अंडर में रहेगा? ये न्यूज़पेपर में। यही चीज़ बस ध्यान देना है यहाँ पे। दैनिक जागरण किसमें? न्यूज़पेपर में। अमर उजाला, अगला क्या था? आई नेक्स्ट, न्यूज़पेपर। हो गया। अब अगला वेबसाइट है। वेबसाइट अंडर प्राइमरी ना। बैनर प्राइमरी, स्टिकर प्राइमरी रहेगा। अगला क्या है? डिजिटल एडवर्टीजमेंट, ये क्या रहेगा? प्राइमरी। लेकिन इसी के अंदर डिफाइन करना है रेडियो सिटी, ये किस में रहेगा? बिग एफएम, ये किस में अंडर में रहेगा? वही डिजिटल एडवर्टीजमेंट। यहाँ तक बात समझ में आ गया? अब इसके बाद क्या करना है? अब हमें सीधे एंट्री करनी है F5। एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट होगा ना। किस डेट में कर रहे हैं? 2 मई। एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, यहाँ लेजर बनाएंगे। एक्सपेंस है ना ये, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। बताइए कॉस्ट सेंटर एलोकेट करना है? यस करना है। कंट्रोल है। कितना एडवर्टीजमेंट है? टोटल अमाउंट देखिए 90,000। टोटल अमाउंट चढ़ाइएगा। अब यहीं पे एलोकेट करना है। अब एलोकेट करते समय भी दिमाग, पहला चीज एडवर्टीजमेंट मोड। अब यहाँ पे सॉल्व है, न्यूज़पेपर का 30,000 पकड़ा है कि इन सबको पकड़ा है? अगर इकट्ठे न्यूज़पेपर पकड़ाएंगे तो फिर ये सब एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा सबसे लास्ट वाला स्टेज देखा करो। हमें दैनिक जागरण में, अमर उजाला में, इसमें एक्सप्लेन करना, ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएगा। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? दैनिक जागरण कितना अमाउंट है? 12,000। फिर क्या? अमर उजाला कितना है? फिर क्या है? आई नेक्स्ट कितना है? इसके बाद वेबसाइट, वेबसाइट पे कितना है? 7,500। फिर किस पे था? बैनर पे। बैनर पे कितना था? 7,500। स्टिकर पे कितना था? 10,000। फिर इसके बाद क्या है? अब डिजिटल एडवर्टीजमेंट पे मत डिफाइन करिएगा। रेडियो सिटी एंड बिग एफएम। रेडियो सिटी पे कितना? जो बैलेंस बचा वो किस पे? बिग एफएम पे। समझ गए? दिस इज द पॉइंट। अब फिर पेमेंट किससे करना है? एचडीएफसी बैंक से। अब एचडीएफसी बैंक जब पकड़ाएगा तो इसका डिटेल मेंटेन कर लीजिए। हम लोगों ने अभी तक मेंटेन नहीं किया था। बैंक अकाउंट नंबर तो चेक पे है ऑलरेडी। तो चेक जरा देखिए यहाँ पे कितना है? 30, 60, 90, 4,000 है ना। आईएफएससी कोड भी दिया है, HDFC 217। ये सब मेंटेन कर लिया कीजिए। अब बार बार चेक नंबर तो हम लोग डालेंगे नहीं, तो हम लोग अपने शॉर्टकट के लिए इसको यस कर लेते हैं। चेक नंबर किससे स्टार्ट है? 889 से ले करके 8890001 करेंट अकाउंट। हो गया। बस इतना करके कंट्रोल है, एक्सेप्ट। सही है। अब देखो चेक नंबर अपने आप आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। एडवर्टीजमेंट किसके नाम पे हम चेक काटेंगे बताओ? तो यहाँ लिखा है हरिओम एडवर्टीजमेंट कंपनी। हो गया, दैट्स इट, कंप्लीट। नरेशन क्या होगा? बिंग पेमेंट में। तो ये करना है। ये एंट्री करने के बाद बस रिपोर्ट देख लो। डिस्प्ले
स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, कॉस्ट सेंटर, कैटेगरी समरी, देखो यहाँ दिया एडवर्टीजमेंट। लेकिन अब यहाँ पे बोलेगा, यहाँ तो डिजिटल एडवर्टीजमेंट दिख रहा है न्यूज़पेपर, उसके अंदर का भी एक्सप्लेन करना है, वो कैसे एक्सप्लेन होगा? तो यहीं पे F12 दबाना है, सॉरी F12। यहीं पे होता है क्या, डिटेल्ड रिपोर्ट है, एक्सपेंड ऑल लेवल इन डिटेल्ड फॉर्मेट। जब इसको यस करोगे, ये देखो डिजिटल के नीचे भी अब बिग FM, रेडियो FM का भी अमाउंट दिखने लगा। क्योंकि देखो दिमाग देखो क्या है, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इन तीनों का डिफाइन किया, ये इसी के नीचे था ना, तो इसका अमाउंट अपने आप पिक कर लेगा। तो अब ये प्रिंट हम दे सकते हैं? नहीं नहीं। अब अगर सिर्फ एडवर्टीजमेंट चाहते, ये सब दोनों का नहीं चाहते हो प्रिंट करना, तो इसके लिए कहाँ जाओगे, यहाँ पे लेजर ब्रेकअप देख सकते हो, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है ना, ये देखो यहाँ पे फिर से F12 दबा के इसको ऑन कर लेना, हो जाएगा। तो समझ में आया? रिपोर्ट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो यहाँ तक सब लोग समझ गए? सब लोग यहाँ तक कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 9, हाँ तो इसको ध्यान रखिएगा, 25,000 होगा। क्लियर है? अब जो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, 25,000 हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग विदड्रॉ कर रहे हैं बैंक से, तो सिंपल विदड्रॉ की एंट्री होगी, तो वाउचर में आ जाएंगे हम लोग। यहाँ पे डेट जो देख लेंगे किस डेट में एंट्री है, ये हम विदड्रॉ कर रहे हैं 31 को, तो 31 मई को हम लोग विदड्रॉ कर रहे हैं। एंट्री होगी कॉन्ट्रा में, क्रेडिट होगा बैंक से जा रहा है पैसा, कितना निकाल रहे हैं, 25,000। ओके, चेक नंबर अपने आप आ रहा है, ठीक है, चेक नंबर 3rd आना चाहिए ना, नहीं सॉरी सेकेंड ही है, सही है। ओके, सेकेंड एंट्री, बाकी मॉडर्न प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। अब यहाँ पे जो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो पैसा निकाल रहे हैं हम लोग, कैसे निकाले जा देख लिया, यहाँ पे सेल्फ है ना, तो यहाँ पे आप लोग क्या करिएगा, क्रॉसिंग में यहाँ पे लिखा है ना, क्रॉस है, पहला तो क्रॉसिंग है ही नहीं, तो इसके सामने स्पेस मार दीजिएगा, ठीक है। दूसरा नंबर यहाँ पे क्या है, फेवरिंग नेम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेल्फ, किसके नाम पे चेक कटा है, सेल्फ नाम से। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैश विदड्रॉ कर रहे हैं, कितना, 25,000, बीइंग कैश विदड्रॉ, ठीक है ना। तो सिंपल सा कैश विदड्रॉ हो गया, एंट्री हम लोगों ने एक्सेप्ट कर ली। अब जो देखिए आगे क्या करना है, नहीं अच्छा यहाँ अकाउंट पे नहीं है, सेल्फ होता है, यहाँ अकाउंट पे गलती से लगा अकाउंट पे। आगे देखिए यहाँ पे दे रखा है क्या, ऑन 1 जून 2022 को कंपनी गॉट द बैंक स्टेटमेंट, 1 मई से लेकर के 31 मई तक का हम लोग बैंक स्टेटमेंट पा रहे हैं, एंड द फॉलोइंग डिटेल हैज़ बीन रिवील्ड, और हमें ये सारे चीज़ें पता चला। तो बैंक स्टेटमेंट जो HDFC का हम निकलवाए हैं, उसमें ओपनिंग बैलेंस तो 1,91,000 ही था, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस क्या है, क्लोजिंग बैलेंस 1,07,350, समझ गए सब लोग? क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है, 1,07,350 आ रहा है। अब इसको हमें अपने बैलेंस से क्या करना है, मैच कराना है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्या है, बैंक रिकन्सिलिएशन। तो सवाल उठता है सर बैंक रिकन्सिलिएशन होता है क्या, पहले इसको पहले समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे बैंक रिकन्सिलिएशन के बारे में मैंने लिखा हुआ है, व्हाट इज बैंक रिकन्सिलिएशन। अगर हम टैली कराते हैं, टैली का मतलब मैच कराना होता है, रिकनसाइल का भी मतलब मैच ही कराना होता है। टैली करो, मैच करो, रिकनसाइल करो, बात एक ही है। तो जब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बैंक बैलेंस ऑफ आवर अपने बुक में, देखो भाई हम भी जब पैसा जमा कर रहे निकाल रहे, तो हम भी तो भाई अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, तो हमारे हिसाब से बैंक का बैलेंस क्या आ रहा है, बैंक बैलेंस एज पर आवर बुक विद द बैंक बैलेंस और बैंक स्टेटमेंट, यानी पासबुक के बैलेंस से जब हम अपने बैलेंस को क्या कराते हैं, मैच कराते हैं, इट इज़ कॉल्ड बैंक रिकन्सिलिएशन। जैसे देखो अगर हम टैली में जाएंगे, तो टैली में हम लोग देखो बैलेंस शीट देखते हैं, सही है। बैलेंस शीट में अगर इधर देखो तो बैंक का बैलेंस दिखता है, सही है। इंटर करो, देखो HDFC का बैलेंस कितना आ रहा है, 1,08,000, जबकि यहाँ देख रहे हो तो कितना आ रहा है, 1,07,350 रुपये। तो हमारे बैलेंस में और बैंक के बैलेंस में जो फ़र्क है क्यों आ रहा है, तो इसी फ़र्क को हम मैच कराने को ही हम लोग क्या कहते हैं, बैंक रिकन्सिलिएशन कहते हैं। समझ गए सब लोग? इसमें कोई दिक्कत? अब 1,91,000 जो ओपनिंग है, जब देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में जो हम लोग ने ओपनिंग चढ़ाया था, तो कितना चढ़ाया था HDFC का, 1,91। ओपनिंग तो सेम है, ओपनिंग तो सेम है, देखो 1,91,000 इनका भी ओपनिंग आ रहा था इस महीने, लेकिन क्लोजिंग में डिफरेंस आ रहा है, 1,07,350 आ रहा है। तो ये डिफरेंसेस को मैच कराना ही क्या कहलाता है, यानी हम अपने बैलेंस को, अपने बैंक बैलेंस को बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से क्या कर रहे हैं, मैच कराना है। दिस प्रोसेस इज नोन एज
बैंक रिकंसिलिएशन। ठीक है, अब जो देखिए यहाँ पे बेसिकली करना क्या होता है रिकंसिलिएशन में, व्हाट वी डू इन रिकंसिलिएशन। पहला तो अमाउंट ऑफ डिफरेंस पहले फाइंड आउट करते हैं, और दूसरा नंबर फाइंड द रीजन ऑफ डिफरेंस। ठीक है, जैसे छोटा सा एग्जांपल मैं बार बार देता हूँ, 500 रुपये तुम्हारे जेब में रखे थे, 400 रुपये खर्च हो गए तुमसे, तो तुम्हारी जेब में बचने कितने चाहिए, 100 रुपये। बट तुम चेक कर रहे हो तुम्हारी जेब में सिर्फ 80 रुपये, तो 20 रुपये का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अमाउंट ऑफ डिफरेंस तो तुरंत मिल जाता है कि 20 रुपये का डिफरेंस है, बट रीजन वो 20 रुपये कहाँ गए तुमको नहीं पता चला, और जब तक वो कारण नहीं पता चलता वो 20 रुपये कहाँ गए, तब तक तुमको चैन नहीं आता है। इज दैट क्लियर। तो इसी तरीके से अकाउंटेंट्स को अपने बैंक स्टेटमेंट को रिकनसाइल करना होता है, एक एक रुपया मिलाना होता है। समझ, 1 रुपये का भी डिफरेंस हो तो उसे मुझे पता होना चाहिए वो डिफरेंस क्यों आ रहा है, रीजन के साथ। हाउ वी डू रिकंसिलिएशन, प्रिंट द बैंक स्टेटमेंट प्रिंट करा लेंगे, और मैच विद आवर बुक, अपने बुक से क्या करेंगे, मैच कराएंगे। व्हेन वी डू रिकंसिलिएशन, सॉल्व द रिकंसिलिएशन नॉर्मली करते कब है, तो नॉर्मली तो मंथ के एंड में करते हैं। मैं आपको बता दूं, नॉर्मली मंथ के एंड में हम लोग जाएंगे बैंक से स्टेटमेंट निकालेंगे, और अपने टैली में जो बैंक बैलेंस है उसको क्या करेंगे, उससे मैच करा लेंगे। बाकी यहाँ समझाया है, डिपेंड ऑन द वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन। अगर बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो रहा है बैंक से, ठीक है ना, इफ मोर देन यू कैन डू ऑन शॉर्ट इंटरवल, तो शॉर्ट इंटरवल वीकली कर सकते हो, 15 डेज पे कर सकते हो। बट इफ लेस, बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं है, देन यू कैन से मंथली भी कर सकते हो। समझ गए सब लोग। अब टैली के अंदर रिकंसिलिएशन करने का प्रोसेस जो समझाया है, कि बैलेंस शीट से जा करके सीधे बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो, और तब तक इंटर मारो जब तक किसका लेजर ना खुल जाए, HDFC बैंक का लेजर ना खुल जाए, और वहाँ Alt F2 करके उस सेम पीरियड उठाइए जिस पीरियड का आपका क्या है, बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट भी देखो 1 मई से 31 मई है, तो अपना लेजर भी कब से कब तक का खोलो, 1 मई से 31 मई, और वहाँ प्रेस करना पड़ेगा आपको Alt R शॉर्टकट की होता है रिकंसिलिएशन का। ठीक है ना। तो चलिए आते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग टैली में। तो ऑलरेडी हम बैंक अकाउंट पे हैं ही, HDFC पे इंटर कर रहे हैं, और इंटर कर रहे हैं, इंटर करते देखो यहाँ पे किसका लेजर खुल गया। अब यहाँ Alt F2 करो, कब से कब तक का, 1 मई से 31 में ऑलरेडी है, यही ट्रांजेक्शन है। समझ गए सब लोग। अब क्या करना है, इसको रिकंसाइल करना है। तो देखो नीचे दिख रहा है ओपनिंग बैलेंस 1,91,000, क्लोजिंग बैलेंस 1,08,000 रुपये, लेकिन हमें रिकंसाइल करना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या दबाएंगे, हम लोग यहाँ पे देखो रिकंसाइल करने के लिए बटन होता है Alt R, शॉर्टकट की होता है Alt के साथ R, Alt के साथ R दबाइए। R दबाते ही अब यहाँ पे देखिए क्या मांग रहा है, बैंक डेट। अब बैंक डेट किस चीज़ का, जो आपने पैसा रिसीव किया, पेमेंट किया, उसका जो डेट है वो कब है। सबसे पहले जो देखिए 32,000 की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, 32,000। 32,000 का हमने याद है, हम लोग पैसा हमारे पास आया था 1,91,000। अगर ध्यान से देखो 32,000 रुपये मेरे खाते में क्रेडिट हुआ, और बैंक में अगर क्रेडिट हो रहा है इसका मतलब पैसा प्लस हो रहा है ना, तो प्लस हुआ तो देखो कितना हो गया, 2,23,000 रुपये। सही है कि नहीं सही है। जैसे मैंने Alt R दबाया, फिर से मैं बता रहा हूँ, फिर से मैंने देखो Alt R दबा रहा हूँ, अभी देखो फिलहाल 1,91,000 1,08,000 दिख रहा है ना। अभी देखना जैसे Alt R करूँगा चेंज हो गया, 1,08,000 ये कंपनी के बुक में दिख रहा है, हमारी बुक में, और बैलेंस है इस पर बैंक कितना है, 1,91,000। तो ये 1,91,000 हमें किसके बराबर करना है, 1,07,350 रुपये के बराबर, तभी तो रिकंसाइल होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक एक चीज़, ओपनिंग बैलेंस तो मैच कर रहे हैं ना, ओपनिंग बैलेंस देखो इसका भी है, बैलेंस एज पर बैंक कितना है, 1,91। दूसरा नंबर 32,000 की क्लियरिंग हुई है, खाते में पैसा आया इस चेक नंबर से, तो यहाँ देखिए चेक नंबर यही है ना, तो चेक नंबर से ही मिलान करते हैं। तो ये चेक नंबर जो हमें मिला था 1 तारीख को, मेरे खाते में कब पैसा आया उसका, 2 तारीख को। तो बस डेट हमें डालना है कि बैंक में किस दिन वो पैसा आया। तो यहाँ देखो बैंक Alt R करने पे बैंक डेट मांगता है, तो आपको बस बताना है कि 2/5 को पैसा आया, कब आया है। जैसे इंटर करूँगा यहाँ बैलेंस चेक करना, इंटर करूँ 2/23 हुआ कि नहीं हुआ, देखो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे 32,000 आया, बढ़ गया ना बैलेंस। अब अगला जो देखो यहाँ पे 31 मई को ये चेक नंबर से पैसा गया है 90,000, तो चेक नंबर देखो ये है ना, 889001, 90,000। चाहे तो फिगर भी मैच करा लो। और हमने देखो चेक कब काटा है, 2 मई को, खाते से निकला कब है लेकिन, 31 मई को, यानी बैंक से कब निकला है रियल में,
और हमने चेक काट के दिया कब था, 2 मई को। तो बस यहाँ पे क्या करना है आपको, 31 मई, 31 मई को ना गया, एंटर करेंगे। जैसे एंटर करेंगे नीचे बैलेंस देखना, घट गया, 133 हो गया, 133 मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इस तरह से एक एक ट्रांजेक्शन मैच कराना है आपको। अगला फिर है कैश विदड्रॉ कर रहे हैं चेक से, ठीक है ना। तो यहाँ देखो चेक नंबर यहाँ दिया हुआ है, सही है। तो यहाँ देखो चेक नंबर सेम है, 25,000 रुपये कैश विदड्रॉ कर रहे हैं 31। तो 31 को हम ही ने चेक काटा था, हम जाके निकाले थे। 31 को ही हम भी एंट्री किए हैं, 31 तारीख को बैंक ने भी एंट्री किया सेम डेट में, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 31 मई, जैसे एंटर करेंगे अब नीचे बैलेंस देखना, 1,08,000। अब देखो बैलेंस मैच कर गया, लेकिन अभी भी मैच तो कर गया, लेकिन अभी भी बैंक में दिख रहा है एक बैंक चार्जेस कटा है 650। मैच कर गया ना, देयर इज नो डिफरेंस। एक्सेप्ट कर लो। एक्सेप्ट करने के बाद, एक्सेप्ट मैंने कर लिया है, क्या किया है, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट किया, इसका मतलब बैंक डेट जो डाला वो सेव हो जाए, तो वो सेव हो गया। अब जाते हैं, हम लोग को पता है 650 रुपये बैंक चार्जेस कटे हैं, तो इसकी हमें एंट्री करनी पड़ेगी। तो चलिए एंट्री करने जाते हैं। 31 मई को बैंक चार्जेस हम पे एल करके लेजर बना लो। बैंक चार्जेस हमारे लिए क्या, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कॉस्ट सेंटर दिखाना है, नहीं, कॉस्ट सेंटर से हमें कोई लेना देना नहीं। तो बैंक चार्ज कितना कटा था, 650, और कहाँ से गया, मेरे बैंक से कट गया है, HDFC बैंक से। अब यहाँ पे ना इंस्ट्रूमेंट नंबर, चेक तो कटेगा नहीं ना, जो बैंक चार्ज कटेगा यहाँ बस लिख देना, टाइप कर देना। इससे होगा क्या, वहाँ जब डिटेल देखोगे बैंक अकाउंट का रिकन्सिलिएशन में, तो वहाँ लिखा रहेगा बैंक चार्जेस, ठीक है। अच्छा चेक रेंज पकड़ रहा है, ये नॉट अप्लीकेबल कर देना, ये हटा देना। बस बैंक चार्जेस कटा है, किसके नाम पे, HDFC ले गया ना पैसा, बैंक चार्जेस। भाई हमें तो कब बैंक चार्जेस कब पता चलेगा, जब हम स्टेटमेंट निकालेंगे, तो स्टेटमेंट में दिखा तो हम एंट्री कर रहे हैं। एक्सेप्ट हो गया, फिर से जाइए उसी में, एक और तरीके से बता रहा हूँ बैंक रिकन्सिलिएशन। यही भी देखो बैंकिंग होता है, गेटवे ऑफ टैली पे एंटर मारिए, यही देखो बैंक रिकन्सिलिएशन होता है, एंटर मारिए। अब यहाँ HDFC बैंक, यहीं पे एंटर कर दीजिए, सीधे रिकन्सिलिएशन पे आ गए, एल्टार भी नहीं दबाना पड़ा। इसीलिए मैं जानबूझ करके इसको सीधे नहीं बताता हूँ, वरना कल को कोई तुमसे पूछेगा बैंक रिकन्सिलिएशन का शॉर्टकट की क्या होता है, तो तुम नहीं बता पाओगे। लेकिन वहां से गए तो हम लोग को अल्टार दबाना पड़ा था ना, तो ये भी सीधा तरीका है। अब सिर्फ एक ही दिख रहा है, देखो यहाँ पे हमारे कंपनी की बुक में तो 1,07,350 हो गया, बैंक में है क्या। अब इसको क्या है, डेट डालिए, बैंक चार्जेस कब कटा है, 31 मार्च को ही कटा है। तो यहाँ पे बस बैंक डेट डाल दीजिए 31। अब सही है, अब सही है, एक्सेप्ट। फाइनली रिकनसाइल हो गया, मैच करा लिया हम लोगों ने। तो ये था बैंक रिकन्सिलिएशन, इसको बकायदा आपको मैच कराना पड़ेगा। नाउ शो योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो चलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखते हैं। नेट लॉस आ रहा है कितने का, 1,05,125 का। कोई इनकम तो हो ही नहीं, सब खर्चा ही होता जा रहा है, क्यों, तो लॉस ही आएगा। बैलेंस शीट जरा देख लीजिए सब लोग, बैलेंस शीट का टोटल कितना आ रहा है, 5,13,000 माइनस 53,000 जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस का दिखा रहा है ना। देखो प्रॉफिट पिछले साल कितना था, 53,000 आया था कैरी फॉरवर्ड होके, और इस साल लॉस हो गया ना 1,05,000, इसीलिए इस साइड क्रेडिट साइड, वरना प्रॉफिट इधर होती है। हाँ बिल्कुल। तो ये हो गया मैच। अगला क्या करना है, कॉस्ट सेंटर जाके चेक कर लो। तो कॉस्ट सेंटर आप लोगों को चेक करना बताया था कल, डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, कॉस्ट सेंटर, कैटेगरी समरी देख सकते हो। इसके अंदर ये देखना है कि डिजिटल एडवर्टीजमेंट में क्या क्या है। तो उसके लिए F12 करके हम लोग क्या करते हैं, लेवल्स को ऑन कर दीजिए, तो सब दिखने लगा, बिग FM, अमर उजाला, ये सब, दैनिक जागरण, इन सब का खर्चा दिखने लगेगा। ये हो गया। प्लस कॉस्ट सेंटर क्या होता है, कॉस्ट सेंटर, पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर का देखना है, हमें सिर्फ आईनेक्स्ट या दैनिक जागरण का देखना है। तो सिर्फ इस तरह से देख सकते हैं कि आईनेक्स्ट पे एडवर्टीजमेंट का खर्चा कितना हुआ है, 12,000। तो कॉस्ट सेंटर वाइज भी जाके चेक कर सकते हो। हम देखना चाहते हैं मिस्टर अनिल को हमने कितना कमीशन दिया, एंटर करिए।
तो दिख जाएगा मिस्टर अनिल को कितना कमीशन दिया है। तो कॉस्ट सेंटर वाइज भी देख सकते हैं। लेजर ब्रेकअप, कोई खर्चे, ये 3 खर्चे का हमने कॉस्ट सेंटर एलोकेट किया है। तुमको कमीशन का देखना है, कमीशन दिख जाएगा। पेटी एक्सपेंस दिखना है, पेटी एक्सपेंस दिख जाएगा। एडवर्टीजमेंट देखना है, एडवर्टीजमेंट दिख जाएगा। डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, कॉस्ट सेंटर, ठीक है ना। शॉर्टकट देखो क्या बना, DSC, डी फॉर डिस्प्ले, एस फॉर स्टेटमेंट, सी फॉर कॉस्ट सेंटर, DSC। और फिर अगर ग्रुप ब्रेकअप देखना है तो ग्रुप ब्रेकअप देख सकते हो। तो जो भी खर्चे थे सब इनडायरेक्ट थे ना, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो सेंटर, कॉस्ट सेंटर की रिपोर्ट देखना आना चाहिए। कैटेगरी रिपोर्ट भी हो गया अप्रोप्रिएट का। बाकी है, मैं रिमेंबर पॉइंट दे रखा है, ये सब पढ़ लिया करो थोड़ा, तुम लोग के काम की चीज़ है। तो यहाँ तक सब लोग को समझ में आ गया? कहीं कोई क्वेश्चन हम लोग ने मिस किया है क्या? मेरे ख्याल से नहीं किया। तो अगर ये वीडियो अगर आपको समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करो, बटन भले दबाना भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।